हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सी सैट 2023 पीवाईक्यू सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ ही मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा पार्ट। Question number 20. ABC working independently can do a piece of work in 8, 16 and 12 days. A alone work on Monday, B alone works on Tuesday, C alone works on Wednesday, A again works on Thursday and so on. Consider the following statement. पहले देख लेते हैं। A जो है वो 8 दिन में एक काम को कंप्लीट करता है, B 16 दिन में, C 12 दिन में। जब भी ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहला हमारा अप्रोच होना चाहिए कि वो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है। तो इस फॉर्मूले से ए एक दिन में 1/8 यूनिट काम करता है, बी 1/16, सी 1/12। अब ये डायरेक्टली कैसा है मैं साइड में समझा देता हूँ। सपोज एक दिन में ए 1/8 यूनिट काम करता है, तो 8 दिन में ए कितना यूनिट काम करेगा, इंटू 8, दैट मीन्स 1 यूनिट। मतलब एक यूनिट काम करने में इसको 8 दिन लग रहा है। तो सेम यही चीज़ बोला गया है। इसको मैं इस फॉर्म में लिख दिया हूँ कि ए को एक दिन में काम करने में 1/8 का समय लग रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि ए स्टार्ट करेगा ए मंडे को, फिर बी ट्यूसडे करेगा, सी आपका फिर वेडनेसडे, फिर ऐसे रिपीट होते रहेगा। तो अभी सबसे पहले हम काम निकाल लेते हैं कि तीनों एक एक दिन में तीनों मिला के कितना काम कर लेता है। तो 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/12 ये काम हो जाएगा तीनों। जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन मिला के इन लोग ये इतना काम करता है। इसका एलसीएम ले लेंगे, 48 एलसीएम हो जाएगा। 6 16 और 12 चौके 48। तो ये हो जाएगा 6 3 9 4 13, 13/48। मतलब 3 दिन में ये तीनों मिलके इतना काम करता है। तो हमें 1 यूनिट टोटल काम निकालना है। 1 यूनिट काम मतलब टोटल काम कब कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग 13 और 3 दिन बढ़ा देते हैं, 13/48। तो हमारा 26/48 हो गया। एक 3 दिन और बढ़ाते हैं, 39/48 हो गया। और अगर 3 दिन बढ़ाएंगे तो ये 52 चला जाएगा, जो एक से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब काम पहले ही कंप्लीट होगा। मतलब ये 3 दिन तो काम इन लोग करेगा ही। तो इसका हमारा सम हो गया है 39/48। और अभी भी काम हमारा बचा कितना है, 48 में से 39 गया, 9/48 काम अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, अब साइड में आता है। 9/48 काम बचा हुआ है, दैट इज 9/48 हम यहाँ लिखते हैं। 9/48 इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 3/16 आ जाएगा। 3/16 काम अभी भी हमारा बचा हुआ है। अब हमारा 3 3 दिन का काम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे का काम ए करेगा। तो एक एक दिन में 1/8 काम करता है। अब हमें चेक करना है कि ये 1/8 से बड़ा है कि छोटा है। तो ये दोनों को सेम करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो ए एक दिन में 1/8 काम करता है, मतलब दोनों तरफ 2 2 इंटू कर देंगे। मतलब 2/16 काम करता है। और काम बचा हुआ है 3/16। मतलब ए अपना उस दिन का काम करके भी हमारे पास 1/16 काम बचा रहेगा। ठीक है। अब हमारा बी का बारी आएगा। बी कितना काम करता है, 1/16। और 1/16 काम ही बचा है। मतलब बी लास्ट में जब बी काम करेगा वो बी अपना काम फिनिश करेगा। अब पहला देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। द वर्क डन विल बी फिनिश ऑन थर्सडे। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लगा है। ये 3 दिन, ये 3 6, ये 3 9, 9 दिन। फिर ये 3/16 बचा था तो ए काम किया 10 दिन। और 1/16 बचा, बी काम किया। मतलब 11 दिन टोटल काम हुआ है। टोटल 11 डेज काम हुआ है। सो हमारा काम स्टार्ट हुआ था मंडे से। मंडे से 11वां दिन कैलकुलेट करेंगे। तो मंडे से संडे 7 दिन और 4 दिन और, मतलब सोम मंगल बुध गुरु, थर्सडे थर्सडे को काम कंप्लीट हुआ है। और इक्वेशन भी यही दिया है, दिस वर्क विल फिनिश ऑन थर्सडे। तो ये इक्वेशन सही है। सेकेंड, द वर्क विल बी फिनिश इन 10 डेज। ये स्टेटमेंट गलत है कि कभी निकाले 11 दिन में फिनिश हुआ है काम, और बी के द्वारा लास्ट दिन काम किया गया है और काम को फिनिश किया गया है। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। सो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। सो ये क्वेश्चन को जब जब भी आपका वर्क वाला क्वेश्चन है तो आप ये फैक्टर में पहले निकाल लीजिए कि एक दिन में पर्टिकुलर पर्सन कितना काम करता है। उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करते जाइए। और लास्ट में आपका एम और गोल होना चाहिए कि 1 यूनिट काम। ये फ्रैक्शन को आपको 1 तक लेके जाना है। कितने दिन में आप 1 तक लेके जा सकते हैं। तो ऐसे अप्रोच से आप बना सकते हैं। हर
वर्क एंड डिस्टेंस का काम, सॉरी, और वर्क और लेबर वाला काम वाला क्वेश्चन सब आप इस अप्रोच से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इफ 7 9 10 इज इक्वल टू 8, ये तीन इक्वेशन दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू। सो हम लोग तीन इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, 7 9 एंड 10 इज इक्वल टू 8, थोड़ा जगह स्पेस छोड़ देते हैं। सेकेंड है हमारा 9 11 है, सॉरी यहाँ पर दिस इज 11, 11 प्लस 30 इज इक्वल टू 5 and third is 23, third is थर्ड आपका है 11 प्लस 17 प्लस 21 इज इक्वल टू 13, और हमें फाइंड क्या करना है, 23 प्लस 4 प्लस 15 हमें फाइंड करना है क्या होगा। सो सबसे पहले इसमें सिंपल सा लॉजिक है, ये तीनों नंबर को हम लोग ऐड कर देंगे, 9 7 16 10 26, 26 और ये 26 आया तो ये दो डिजिट को आपस में ऐड कर देंगे तो ये 8 आ गया। ठीक है, पहला लॉजिक फिट हो गया। अब देखते हैं सेम लॉजिक दूसरा में फिट होता है कि नहीं। 9 11 20 और 30 50, 50 आया, ये दोनों को डिजिट आपस में ऐड करेंगे तो 5 हो गया, ये भी सेम हो गया। थर्ड देखते हैं, 11 17 28 होता है, 28 और 21 हमारा 29 39 49 हो गया, 49, 4 और 9 को ऐड करेंगे 13, ये तीनों लॉजिक सेम हो रहा तो फोर्थ भी यही करेंगे, 23 प्लस 4 27, 27 प्लस 15 आपका 42 हो जाता है, तो 4 प्लस 2 हमारा कितना हो गया 6, सो इसका आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन इज लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाई x, हाउ मैनी वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल। सो यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं, 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाई x, इसका मतलब इसको अगर अलग अलग करेंगे तो 7x बाई एक्स प्लस 96 बाई एक्स, दैट मीन्स ये तो x तो कट गया, ये डिविजिबल दिख रहा है, 96 बाई एक्स, तो हमें टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x निकालना है, तो दैट मीन्स 96 का फैक्टर निकालना होगा। तो सबसे पहले 96 का फैक्टर देख लेते क्या होगा, 2 48 2 24 2 12 2 6 2 3, मतलब 2 5 टाइम्स आ गया, मतलब इसको हम लोग 2 टू द पावर 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज निकाल सकते हैं एक्स का, जो कि 96 को डिवाइड करेगा। सो इसको 96 को सबसे पहले, ये 96 इज इक्वल टू है, इसको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे एक्स बटा एक्स के पावर ए प्लस वाई टू द पावर बी। अगर एक्स वाई प्राइम है और ए भी कुछ भी नंबर हो सकता है, तो इसका फैक्टर का डायरेक्ट इक्वेशन है ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन, ये फॉर्मूला है। सो अगर सेम फॉर्मूला हम फिट करते हैं, यहाँ पर ए का वैल्यू एक्स वाई यहाँ प्राइम होना चाहिए, तो यहाँ पर एक्स मतलब 2 और 3 प्राइम है, या 3 टू द पावर 1 है, और ए भी कुछ भी नंबर हो सकता है, तो ए प्लस वन मतलब 5 प्लस वन, और बी प्लस वन दैट मीन्स 1 प्लस वन, तो ये 6 इंटू ये 2 12, ये आंसर डायरेक्टली यहाँ पर 12 हो जाएगा। लेकिन अब सपोज आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है और आप हीट एंड ट्रायल से, आप नॉर्मल लॉजिक से आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ वो आप कैसे कर पाएंगे। सपोज हमारे पास क्या नंबर आया है, हमारे पास नंबर आ गया है 2 2 2, 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5, छठा 3 है, इसको 3 आप रख लीजिए। अब हम लोग इसको अप्रोच कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिंगल डिजिट लेंगे, हम यहाँ फैक्टर लिखते जाएंगे, सिंगल डिजिट लेंगे तो हमारा सिंगल डिजिट में एक 2 फैक्टर हो जाएगा, ये एक 3 हो जाएगा, ये 2 फैक्टर हो गया हमारा। अब अगर दो दो डिजिट को कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, ये 2 6 हो गया। अब 3 को कंसिडर करेंगे तो ये 3 कंसिडर कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और 2 इंटू 2 इंटू 3 4 तिहाई 12 हो गया। अब 4 को कंसिडर करेंगे तो 4 को एक साथ हम लोग 4 कंसिडर कर लेंगे, तो ये 16 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 16, और 3 ठो 2 और 1 ठो 3 को कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि 4 कंसिडर कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24। ठीक है, अब 5 कंसिडर करेंगे तो 5 टाइम 2
32 हो जाएगा हमारा, और 4 टाइम 2 और एक 3, क्योंकि 5 टोटल ले रहे हैं, तो 2 4 8 16, 16 तिया 48, और अब जब 6 को कंसिडर करेंगे तो ये 96 हो जाएगा। तो आप टोटल फैक्टर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फैक्टर आया। यहाँ आप लोगों को मिलके यहाँ गलती हो जाता है लोगों से, थोड़ा सा कंसेप्ट जब इस अप्रोच से बनाते हैं तो यहाँ पर आंसर मिसमैच हो जाता है। तो प्रॉब्लम यहाँ होता है कि लोग ना 1 को छोड़ देते हैं, बिकॉज 1 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 96। तो 1 को ऐड कर लेंगे तो +1, दैट इज 12, सेम आंसर आ गया। सो आप दोनों तरीका से कर सकते हैं। सिंस ये मैं समझने के लिए बता दिया, जब आपको नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम में आप क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं अगर फार्मूला नहीं याद है। और फार्मूला याद है तो जनरली मैं रिकमेंड करूँगा कि फार्मूला याद करके ही जाए। क्वेश्चन इज, इफ पी क्यू आर एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू आर प्लस एस। सो ये सिंगल डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, तो ये सिंगल डिजिट है, तो बट ऑब्वियस है कि ये सबका वैल्यू लास्ट का 4 डिजिट में ही कुछ होगा। 7 8 9 और 6 ले लेते हैं, 6 7 8 9 इसी 4 से बनेगा। हमें मल्टीप्लिकेशन ग्रेटेस्ट करना है, तो 2 3 पॉसिबिलिटी देखते हैं। सपोज पी क्यू हम लोग 6 7 ले लेते हैं, तो 13 इंटू 8 इंटू 17, 8 दूनी 16 1 17, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 21 2 10 2 12, 221 हो जाएगा। सेकेंड एक अप्रोच देखते हैं कि 9 6 को साथ में रख लेते हैं, 9 6 15, 9 6 15 और 8 7 15, ये हमारा हो जाता है 225। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि 8 और 6 को, 8 6 14, और 9 और 7 को, 9 7 16, ये लगभग 24 2 और 2, 224 आ रहा। मतलब हमारा ये वाला वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रहा है, 15 इंटू 15। और हम यहाँ मैक्सिमम बोला है, तो 6 से कम जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें आंसर इसी कॉम्बिनेशन में मिलेगा। तो हमने तीनों कॉम्बिनेशन ट्राई किया, और द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज़ 2 2 5। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे क्वेश्चन में शायद कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं देख रहा था, उसमें आंसर 230 दिया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और बाकी सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी कभी आंसर काफ़ी सारे रॉन्ग दिए हैं। तो आप कंसेप्ट पे जाइएगा, अगर आपको कंसेप्ट लॉजिकल लगे तो वो आंसर आप चूज़ कीजिए, क्योंकि कोचिंग वाले काफ़ी जल्दी में कोई भी आंसर दे देते हैं। मैंने बहुत सारा मिस्टेक देखा है, नाम नहीं लूँगा, बट दिस इज़ द आंसर ओनली। Question is, a number n is formed by writing 9 for 99 times. What is the remainder if n is divided by 13? अभी कुछ क्वेश्चन पहले मैंने एक रूल बताया था, डिविजिबिलिटी बाई 7 11 एंड 13। सेम रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। 9 को 99 टाइम्स लिखा जा रहा है, 9999 ऐसे करके 99 टाइम्स है। और हम बोले थे कि नीचे से, सॉरी पीछे से 3 3 का पेयर हमें बनाते जाना है। तो अगर 99 को हम लोग 3 3 का पेयर बनाएंगे, तो हमारा 99 डिवाइडेड बाई 3 इतना पेयर बन जाएगा, दैट मीन्स 33 पेयर बनेगा। और अल्टरनेट पेयर को ऐड करना है, मतलब एक जगह 16th पेयर होगा और एक जगह 17th पेयर होगा। और 16th पेयर ऐड करेंगे तो हर नंबर 999 है, तो उसका वैल्यू इतना हो जाएगा, एंड 17th ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू इतना हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था इन दोनों को माइनस करना है, और ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 999 कॉमन हो जाएगा, 17 माइनस 16, दैट इज इक्वल टू 999 ही हमारा हो जाएगा। अब हम सिंपल 999 हमारा आ चुका है। अब ये चेक कर लेंगे 13 से डिविजिबल है कि नहीं, और सॉरी डिविजिबल है, यहाँ रिमाइंडर पूछा है कितना होगा। अब हम लोग 13 से 999 को डिवाइड मारेंगे, 13, ये हमारा 7 बार में चल जाएगा, 91 89, और ये हमारा 6 बार में चला जाएगा, 18 1 और 7 78, ये हमारा हो जाएगा कितना, 11। तो हमारा 11 यहाँ रिमाइंडर आ जा रहा है। सो ऑप्शन में ए नंबर है 11। सो आप सिंपल वो डिविजिबिलिटी रूल ही यूज़ कीजिए, वरना आप 99 लिख के आप क्या कितना लंबा कैलकुलेशन करेंगे। सो दिस इज़ द ओनली ट्रिक। देखिए अभी इसी सी सेट में ही 2 क्वेश्चन आ चुका है, मे बी आगे और 1 2 क्वेश्चन है, तो ये ट्रिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज, each digit of a 9 digit number is 1, it is multiplied by itself, what is the sum of the digit of the resultant number। सो हमें बोला गया है कि 9 डिजिट का नंबर है 111 इसको मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ है, मीन्स इसका स्क्वायर लेना है। सो स्क्वायर का जो वैल्यू होगा उसका सम ऑफ द डिजिट कितना होगा।
अगर आपको इसको स्क्वायर निकालना नहीं आता तो आप एक पैटर्न निकाल सकते हैं। जैसे 11 का स्क्वायर आपको पता है, ये 121 होता है। एक 111 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो ये 1 2 3 2 1 इतना होता है। तो एक पैटर्न पता चल रहा है कि जितने टाइम 1 आ रहा है उतने टाइम ये असेंडिंग ऑर्डर जाएगा और फिर वहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर आएगा। सो हमारा 9 डिजिट है, तो हम हमारा जो इसका वैल्यू होगा ये 9 टाइम्स जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ से डिसेंड होगा 8 7 6 5 4 ये 3 2 1। सो अब हमें ये सब नंबर को ऐड करना है। सो नंबर को ऐड करने के लिए हम लोग डायरेक्टली रूल लगा सकते हैं। 1 to 9 है और 8 to 1 है। हमें पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। ये फॉर्मूला भी याद करके रखिएगा। सो यहाँ क्या हो जाएगा, एक 1 to n है तो n का वैल्यू 9 है, तो इस फार्मूला में पुट करेंगे 9 इंटू 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 5 से गया और 9 इंटू 5 45। सो 1 से 9 तक का वैल्यू 45 हो गया। अब 1 से 8 तक का निकालना है, तो यहाँ पर n का वैल्यू 8 हो जाएगा। 8 इंटू एन प्लस 1 मतलब 9 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 गया 4 और 9 इंटू 4 36, ये 36 हो गया। तो हमारा 45 और 36 1 और 8 81 हमारा आंसर हो गया। सो सी हो जाएगा हमारा 81। सी इज द आंसर 81। Question is, what is the sum of all the digit which appears in the integer from 10 to 100? बस ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। 10 to 100 में कितना हमारा सम होगा ऑफ ऑल द डिजिट्स का। सपोज हमारा 10 है, 11 12 ऐसे करके 19 तक जाएगा। फिर हमारा 2 से स्टार्ट होगा, 20 21 22 ऐसे करके 29 तक जाएगा। सो ये 2 डायरेक्टली यहाँ पर 90 तक जाएगा। 90 91 92 93 94 और ये 99 तक जाएगा और ये 100 हमारा नीचे रहेगा। सो अब एक चीज़ कॉमन देखिए, ये जो यूनिट डिजिट है ये इसका ये 0 से लेकर 0 1 2 9 तक जा रहा है। तो हमें पता है कि 1 से 3 4 ऐसे 9 तक का समेसन कितना होता है। हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला देखा था, n इंटू एन प्लस 1। यहाँ n 9 है, n प्लस 1 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 5 हो गया 45। दैट मीन्स ये यूनिट डिजिट का सम 45 आ चुका है। तो ऐसा यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 से लेकर 9 तक है, तो 1 to 9 बार आएगा यूनिट डिजिट। तो 45 इंटू 9 ये यूनिट डिजिट का केवल सम है। सो 45 इंटू 9 हमारा हो जाता है 405। कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना ही आएगा। अब सेकेंड देखते हैं 10th डिजिट। पहले बार में 10 बार हमारा 1 आ रहा है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट है। 10 बार 1 आ रहा है, 10 बार 2 आ रहा है, 10 बार 3 आ रहा है। मतलब 10 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 ये 9 है, 9 तक होगा। सो 1 से 9 तक का समेसन हो गया 45 हमें पता है। तो 10 इंटू 45 ये हमारा 450 हो गया। सो हमारा यहाँ पर 405 आया था ये वाला वैल्यू, और ये 450 आ गया। 405 और 450 ये हमारा हो गया 558। और ये हमारा 100 जो छूट चुका है, 100 का सम कितना 1 होगा प्लस 1 856। सो हमारा ऑप्शन में 856 ऑप्शन नंबर बी है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो सिंपल कैलकुलेशन का सम था। आप जितना फास्ट कैलकुलेट कर लेंगे उतना जल्दी आप आंसर दे पाएंगे। सो बी इज द आंसर। Question is, ABCD is a square, one point on each of AB and CD and two distinct point on each on BC and DE। पहले फिगर बना लेंगे। ABCD, वन पॉइंट ऑन AB एंड CD। AB और CD पे एक पॉइंट है। AB पे हमारा सपोज एक यहाँ पॉइंट है और CD पे एक पॉइंट है। और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन BC एंड DA। तो BC पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले ले रहे और DA पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द 3 पॉइंट्स एज वर्टिसेस आउट ऑफ द 6 पॉइंट। ये जो 6 पॉइंट है इसको यूज करके कितना सारा ट्रायंगल बना सकते हैं। सो सबसे पहले हम लॉजिक यूज करेंगे कि पहले हम लोग स्क्वायर का 3 फेस कंसिडर कर लेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग ए बी को ओमिट कर देते हैं, ए बी को हटा देते हैं।
तो हमारा जो 3 साइड होगा AD, AD, DC और BC को लेके हम लोग कितना ट्रायंगल बना सकते हैं। तो AD में इन 2 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट चूज़ करने का तरीका कितना होगा 2, 2 में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। DC के पास 1 है इंटू 1 और CB के पास 2 है इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। मतलब AD, DC और CB ये 3 साइड के पॉइंट्स को लेके अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो 4 तरीके का ट्रायंगल बन सकता है। अब सेम केस क्या करेंगे, अब इस बार हम लोग सेकेंड टाइम हम ये 3 हटा देते हैं। सेकेंड बार में हम अब कंसीडर करेंगे जैसे AB को omit किए थे, अब हम लोग AD को omit कर देंगे। अब DC, BC और AB ये 3 साइड लेंगे। तो इसका क्या होगा, DC में हमारे पास एक पॉइंट है 1, BC में 2 पॉइंट है 2 और AB में 1 पॉइंट है 1। तो इसका ट्रायंगल का कितने 2 ट्रायंगल बनेंगे। ये सेकंड हो गया। थर्ड, अब हम लोग थर्ड किसको omit करेंगे, अब हम लोग CD को omit कर देंगे। अब हमारा ट्रायंगल इन AD, BC और AB के बीच में बनेगा। तो AD के पास 2 पॉइंट है, AB के पास 1 पॉइंट है और BC के पास 2 पॉइंट है। तो यहाँ से भी इस 3 साइड से भी 4 ट्रायंगल बनेंगे। सो अभी हम कंसीडर कर रहे हैं 3 साइड से एक एक पॉइंट लेके कंसीडर कर रहे हैं। अभी चौथा वाला हमारा बच गया है। अब चौथा हम BC को omit करने वाले हैं। सो अगर हम लोग BC को omit कर देंगे तो ये DC ले लेंगे, AD ले लेंगे और AB ले लेंगे। तो AB के पास हमारा 1 पॉइंट, AD के पास 2 पॉइंट और DC के पास 1 पॉइंट। तो इसमें भी हमारा 2 ट्रायंगल बनेगा। सो ये हमारा 4 सिनेरियो ले लिए, जिस केस में हम लोगों ने 3 स्क्वायर के 3 साइड यूज़ करके ट्रायंगल बनाया है। अब स्क्वायर के 2 साइड यूज़ करके भी ट्रायंगल बन सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है। अगर हम लोग ये दोनों पॉइंट एक साथ ले लेते हैं तब भी ट्रायंगल बना सकते हैं। सपोज AD का ये दोनों पॉइंट हम लोग एक साथ ले लिए, तो हमारे पास कितना थर्ड पॉइंट के लिए कितना पॉसिबिलिटी बच जाता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। मतलब अगर AB का ये AD का ये दोनों पॉइंट ले लेंगे तो 4 पॉसिबिलिटी ट्रायंगल का है, तो 4 एक और हो जाएगा। और सेम केस अगर हम लोग BC का ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, रेड पेन से मैं करता हूँ, यस, जैसे ये BC का ये 2 पॉइंट ले लेते हैं तो हमारे पास थर्ड जो पॉइंट होगा जो ट्रायंगल बनाने के लिए चाहिए वो 1, 2, 3, 4, 4 पॉसिबिलिटी यहाँ भी है। अब ये सब पॉसिबिलिटी को हम लोग ऐड कर देंगे। 4, 8, 2, 10, 4, 14, 2, 16, 4, 20। तो टोटल ट्रायंगल हमारा हर पॉइंट को यूज़ के 20 हो गया। सो ये हमारे ऑप्शन नंबर C में है 20। सो ऐसे हम आंसर कर सकते हैं। सो B इज द आंसर, C इज द आंसर। Question is, a box contain 14 black balls, 20 blue balls, 26 green balls, 28 yellow balls, 38 red balls and 54 white balls. Consider the following statement. पहले लिख लेते हैं। 14 हमारा black ball हो गया, 20 blue, 26 green, 28 yellow, 38 red and 54 white balls. Consider the following statement. The smallest number of n such that n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color is 75. सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ऐड कर लेते कितना है, 8 4 12, 8 20, 6 26, 4 30, 3 5 3 8, 3 11, 11 6 17 1 18, टोटल 180 बॉल्स है। सो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर n फाइंड करना है, जिसमें n बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर। कोई एक कलर का फुल ग्रुप हमें होना चाहिए। सो स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। तो जब भी ऐसा स्मॉलेस्ट वाला फाइंड हमें करना होता है तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा। सो वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है कि जितने सारे बॉक्स हैं सबका एक एक बॉल छोड़ के सब बॉल हम पिक कर लिए रहेंगे। मतलब ब्लैक में हम 13 पिक कर लिए रहेंगे, ब्लू में हमारा 19 हो चुका रहेगा, ग्रीन में 25, येलो में 27, इसमें 37 और वाइट में 53। सो सब में एक एक बॉल कम होगा, मतलब -6 होगा क्योंकि 6 बॉल्स हैं यहाँ। तो 174 बॉल हम लोग पिक कर चुके होंगे। अभी तक हमारा एक फुल कंप्लीट कोई भी एक सेट का फुल बॉल कंप्लीट नहीं होगा। जैसे हम एक बॉल पिक करेंगे और तो हमारा कोई भी एक रैंडमली बॉल पिक करेंगे तो हमारा कोई एक सेट ऑफ बॉल कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज 175 मिनिमम नंबर होगा। सो ये 175 है, मतलब ये पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट पे आते हैं।
द स्मॉलेस्ट नंबर m such that any m balls drawn from the box randomly must contain at least one balls of each color is 167। यहाँ भी एटलीस्ट वन बॉल दिया है और यहाँ पर स्मॉलेस्ट पूछा है, तो जहाँ भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछा होता है हम वर्स्ट के सिनेरियो लेके चलते हैं। सो हमें पूछा है कि एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वर्स्ट के सिनेरियो में क्या करेंगे, जो सबसे कम नंबर है जिस बॉल का, उसको छोड़ के हम सब नंबर का सब बॉल को ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ 14 सबसे कम है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ 14 सबसे कम है, इसका मतलब है सपोज हम लोग ये पूरा बॉल पिक कर लिए हैं, तो ये पूरा बॉल पिक करने में टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना पिक हो गया हमारा 180 टोटल है, उसमें से 14 घटा देंगे तो हमारा बॉल पिकिंग हो गया 166 पिक हो चुका है। और अभी भी हम लोग पूरे नंबर में से सब नंबर का एक एक बॉल हम लोग नहीं पिक किए हैं। ब्लू ग्रीन येलो रेड व्हाइट का तो एक एक बॉल पिक हो गया, मतलब जितना भी हो गया, लेकिन ब्लैक का भी एक भी पिक नहीं हुआ है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। जैसे हम एक बॉल ब्लैक का पिक कर ले रहे हैं, तो अब हमारा 167th वाला बॉल पिक करने के बाद हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है कि एटलीस्ट वन बॉल फ्रॉम ऑल बास्केट। सो ये 167 है, सो यहाँ भी 167 लिखा है, इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। सो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एन, बोथ 1 एंड 2। सो ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, जहाँ भी स्मॉलेस्ट नंबर हो तो हम हमेशा वर्स्ट के सिनेरियो लेके चलेंगे। क्वेश्चन इज इफ 0 इज रिटन एज CHUR देन हाउ इज प्लेयर रिटन। जब भी ऐसा अल्फाबेटिकली क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम लोग ABC A to Z तक ऐसे इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, ABCDE XYZ। इस फॉर्मेट में लिखने का ये फायदा है, 5-5 करके। सपोज आपको एस का नंबर बताना होगा, एस का काउंट क्या है, तो डायरेक्टली आप 5 तिहाई 15 4 19 डायरेक्टली बता सकते हैं। आपको अगर हॉरिजॉन्टली लिखेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वो काउंट करने में। सो ये ज़्यादा अच्छा इफिशियंट फॉर्मेट है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे हमारा दिया हुआ है 0, 0 इज रिटन एज CHUR। अब इसमें रिलेशन देखेंगे कि कैसे Z और C कनेक्टेड है। Z का ठीक तीसरा नंबर C है, E का ठीक तीसरा नंबर H है, R का भी ठीक तीसरा नंबर U है, R का U 1 2 3, और जीरो का O का भी R, O का 1 2 3, मतलब हर तीसरा नंबर हमारा चाहिए। तो प्लेयर में भी हमारा सेम होगा। सपोज यहाँ हम लोग PLAYER। सो P का तीसरा क्या हो जाएगा, 1 2 3 S हो जाएगा। L का हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 O हो जाएगा। A का 3 D हो जाएगा। Y का तीसरा 1 2 3 B, E का तीसरा H, और R का तीसरा 1 2 3 U। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा SODBHU। सो ये हमारा चौथा नंबर ऑप्शन है, SODBHU। सो आप ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए इज ओल्डर देन बी, पहला स्टेटमेंट है। हम मानेंगे कि जो राइट हैंड साइड है ये ओल्डर है और लेफ्ट हैंड साइड है ये यंगर है। तो पहला है ए इज ओल्डर देन बी, तो ए इधर हो जाएगा, रैंडमली हम लोग लिख रहे हैं, और बी यहाँ हो जाएगा। सेकेंड है सी एंड डी आर ऑफ सेम एज, तो हमें पता नहीं है ए और बी से रिलेशन हमें नहीं पता है, सी डी सेम एज में है, तो हम लोग सी डी तीनों तरफ लिख लेंगे। सी डी मान के चलते हैं कि बी ए से छोटा है, बी ए के बीच में भी हो सकता है और बी ए के बाद भी हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ई थर्ड स्टेटमेंट, ई इज द यंगेस्ट, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ ई लिख देंगे क्योंकि ई के यंग कोई नहीं है, ई इज द यंगेस्ट। फोर, एफ इज यंगर देन डी, एफ जो है डी से यंगर है, मतलब सी डी तो सेम एज का है, तो एफ डी से यंगर है, तो एफ का पोजीशन हम लोग तीनों जगह दे देंगे क्योंकि हमें नहीं पता सी डी का एक्चुअल पोजीशन कहाँ है। तो एफ ये हो गया, ये पॉसिबिलिटीज है केवल तीन। एफ इज ओल्डर देन ए, अब बताया गया है कि एफ जो है ए से ओल्डर है, मतलब ओल्डर राइट हैंड साइड है, तो एफ ए से ओल्डर है, मतलब ये वाला कनेक्शन सही होगा, ये दोनों कनेक्शन हम लोग गलत हो जाएगा, ठीक है। सो इसे हम लोग मिटा ही देते हैं। सो ये कनेक्शन हमारा सही हो गया। अब क्वेश्चन हमारा पूछा है हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन। यहाँ पर ओल्डेस्ट पर्सन हमारा सी और डी है, ओल्डेस्ट पर्सन। सो हमारे यहाँ देख रहे हैं कि हमें 5 का 5 स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ रहा है ओल्डेस्ट स्टेटमेंट निकालने के लिए।
कि कौन ओल्डर इसमें है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑल 5। कोई भी अगर एक भी ऑप्शन या एक भी स्टेटमेंट ओमिट कर देंगे तो आप ओल्डर तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा 38 का डी, ऑल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। देर आर 5 मेंबर्स ए बी सी डी ई इन अ फैमिली। क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ए एंड बी आर द मैरिड कपल। तो हम लोग लिखते जाएंगे ए और बी, ये मैरिड कपल का सिंबल है, ए भी मैरिड है, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल भी पता नहीं है हमें। सेकेंड स्टेटमेंट, डी इज द फादर ऑफ सी। तो डी इज द फादर ऑफ सी, तो राइट हैंड साइड में हम ओल्डर एज को लिखते हैं, तो हम लोग एरो दे देंगे यहाँ पर, यहाँ फादर लिख देंगे, फादर, सी का फादर है, ठीक है। थर्ड है ई इज डी सन, तो ये भी फादर है, ई हमारा सन हो गया, तो हम ब्रैकेट में एम लिख दे रहे हैं, मेल, ई मेल है। ए एंड सी आर सिस्टर्स, ए और सी सिस्टर्स है, मतलब ए फीमेल हो गई, तो यहाँ पर हम लोग एरो दे के यहाँ सिस्टर लिख दे रहे हैं, सिस्टर और ए, ये फीमेल हो गया, फीमेल हो गई, और इसका हस्बैंड हो गया बी, बी इज मेल। सो ये हमारा पूरा डायग्राम बन गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हमें ई और बी में रिलेशन निकालना है, ई और बी में रिलेशन निकालना है। ई और बी में रिलेशन, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कितना एरो जंप करके हम इन दोनों का रिलेशन निकाल पा रहे हैं। सो सबसे पहले देखेंगे ई कहाँ है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, ई हमारा यहाँ पर है और बी हमारा यहाँ पर है। ई से बी जाने में हमें कितना सारा जंप करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ई टू एक पहला जंप, डी, फिर डी से हमें सी रिलेशन है 2, फिर सी से ए 3 और ए से बी 4, मतलब 4 जंप हम लोगों को करना पड़ रहा, मतलब एटलीस्ट 4 स्टेटमेंट हमें चाहिए जो क्लू देगा ई से बी जाने में, और हमारे पास 4 स्टेटमेंट ही है। इसका मतलब यही चारों स्टेटमेंट से हम लोग ई टू बी जंप किए होंगे। ये एक ट्रिक है पता करने का। कभी कभी ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आप लोग ओमिट करना स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन शायद ये ऑप्शन नहीं करने से हो जाएगा। तो बेस्ट है आप टोटल नंबर ऑफ एरोज देखिए कि कितना एरोज उन दो के बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। अगर उतने नंबर ऑफ एरोज उतने नंबर स्टेटमेंट में मैच हो जाते हैं तो आप डायरेक्टली आंसर लिख दीजिए पूरा है। अगर मैच नहीं होते और कोई और एरो मिस हो जाता है तब आप चेक कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट वो एरो बनाया है या वो रिलेशन बनाया है, तो वो स्टेटमेंट के अलावा भी आंसर हो सकता है। यहाँ पर हमारा चारों स्टेटमेंट यूज हो रहा है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल 4। सो ऑल 4 वाला आंसर है हमारा सी, ऑल 4 स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, चूज द ग्रुप विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो ये 4 हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें चूज करना है कौन सा डिफरेंट है। जो लोग मैथ्स कंटिन्यू सॉल्व करते हैं उनके लिए सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप पहला ऑप्शन देखेंगे 17, 37, 47 और 97, ये चारों प्राइम नंबर है। सेकेंड में भी 31, 41, 53, 67 ये प्राइम है। थर्ड में भी 71, 73, 79, 83 इज अ प्राइम है। और फोर्थ में 83, 89, 91 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 91 इज अ फैक्टर ऑफ 7, 91 का फैक्टर है, सो इट इज़ नॉट प्राइम। और प्राइम नंबर जैसे आप जानते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 1 और वो नंबर हो उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली फिल्टर आउट हो गया। सो इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ सी सेट। इस क्वेश्चन के साथ सी सेट 2023 पीवाईक्यू सीरीज का दूसरा पार्ट समाप्त होता है। बाकी 2 पार्ट भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।